हेलो गाइज, मेरा नाम रजनीश कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो हम लोग बात करेंगे आज किशोन विद्रोह के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से 1857 की जो क्रांति रही उससे पूर्व विभिन्न प्रकार के विद्रोह हुए, उसी में से एक किसान विद्रोह भी रहा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि किसान विद्रोह जो हुआ उसके पीछे क्या कारण रहे, और इसके साथ ही साथ हम लोग अंत में देखेंगे कि प्रमुख विद्रोह में जो किसान विद्रोह रहे, चाहे वो सन्यासी विद्रोह हो, चाहे वो नील विद्रोह हो, चाहे वो पावना विद्रोह हो, चाहे वो मोपला विद्रोह हो, चाहे वो तेभागा का विद्रोह हो, इन सभी तमाम कृषक से संबंधित, किसानों से संबंधित विद्रोह को इस वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि किसान विद्रोह के क्या कारण रहे। तो किसान विद्रोह के कारणों में सर्वप्रथम जो पहला जो कारण था वो था ब्रिटिश भू राजस्व नीति। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो रहे, जो अंग्रेज जो रहे, जिन्होंने भारत को उपनिवेश बनाया, उनके माध्यम से अत्यधिक धन अर्जित करने के लिए भारत पर ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की नीति लागू की गई, जिसके माध्यम से अत्यधिक लगान की वसूली की गई। और इसी का परिणाम था कि इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी जैसी व्यवस्थाएं लाई गई, विभिन्न क्षेत्रों में लाई गई और अलग अलग दरों पर लाई गई, अलग अलग समय में लाई गई और अलग अलग अधिकारियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में इसको लाने का कार्य किया गया और इसके माध्यम से लगान की वसूली की गई। लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अत्यधिक लगान की वसूली करने के लिए, भू राजस्व की वसूली करने के लिए इनके माध्यम से वाणिज्यिक फसलें जैसे कि रेशम, जूट, कपास, नील जैसी जो वाणिज्यिक फसलें हुआ करती थी उन पर बल दिया गया। और क्योंकि ये वाणिज्यिक फसलें हुआ करती थी, काफी महंगी हुआ करती थी, यूरोपीय बाजारों में इसकी भी मांग काफी ज्यादा हुआ करती थी और काफी मात्रा में ये बिका करती थी, काफी महंगी बिका करती थी। इसीलिए इसके लिए भारतीय जो हुआ करते थे, जिनको यह उगाए जाने पर बल दिया गया ब्रिटिशर द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, उनको इसको खरीदने के लिए, इसकी बुआई करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में धन की भी आवश्यकता होती थी। और इसके लिए कहीं ना कहीं इनको साहूकार, महाजन जैसे जो मीडिएटर्स होते थे, जिन्होंने कि भारतीयों का शोषण किया, उनके पास जाना पड़ता था और उनसे कर्जा लेना पड़ता था। लेकिन उनको जो कर्जा दिया जाता था, जो भारतीयों को कर्जा ये सूदखोर, महाजन, साहूकार जो दिया करते थे, वो यूं ही नहीं दे दिया करते थे, बल्कि इसके एवज में इसके लिए एक बड़ा कर्जा और बड़े पैमाने पर धन लिया करते थे। और इसका परिणाम यह होता था, क्योंकि बड़ा धन और बड़ा कर्जा इनके द्वारा लिया जाता था, सूदखोरों, महाजनों और साहूकारों से भारतीयों द्वारा इनसे लिया जाता था, तो इनको एक बड़ी ब्याज और बड़ी राशि लिए गए धन के ऊपर देना पड़ता था। और इसके लिए उनको विभिन्न प्रकार के ऋण से संबंधित जो पेपर्स होते थे, कागज होते थे, उनको ऊपर साइन करना पड़ता था। और इसका परिणाम यह होता था, क्योंकि कई बार यह होता था कि ब्याज ना चुकाए जाने के कारण उनको अपने घर से भी हाथ धोना पड़ सकता था। और इसका परिणाम यह होता था कि उनको भूखमरी, अकाल जैसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ जाता था। तो इससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश भू राजस्व जो नीति थी, उससे जो अत्यधिक जो प्रभाव पड़ा वो किसानों के ऊपर पड़ा, क्योंकि किसानों का जो एक प्रमुख समस्या था वो वाणिज्यिक फसलों के कारण उनको गरीबी, भूखमरी और अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता था। दूसरा कारण जो था हुआ था हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। और हम सभी जानते हैं कि हस्तशिल्प का जो यहाँ जो मतलब है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जब हाथों द्वारा बनाई जाती हैं, उसी को हम लोग हस्तशिल्प कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भारत जो रहा, उसमें ब्रिटिशर्स के समय भी विभिन्न प्रकार के उद्योग देखने को मिलते हैं, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग हो, चाहे रेशम से संबंधित उद्योग हो, जो कि प्रमुखतः हाथों से बनाई गई वस्तुओं का एक उद्योग हुआ करता था। जो ढाका हो, सूरत हो और मुर्शिदाबाद जैसे जो शहर हुआ करते थे, उसमें ये विभिन्न प्रकार के उद्योग क्रियान्वित हो रहे थे, चल रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ब्रिटिशर्स द्वारा इंग्लैंड में आई गई जो औद्योगिक क्रांति थी, उसके लिए भारत का उपयोग किया गया, कच्चे माल का यहाँ से निर्यात किया गया और बनी बनाई वस्तुओं को ब्रिटिशर्स द्वारा इंग्लैंड से भारत में लाने का कार्य किया गया। तो इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के जो उद्योग थे, जो विभिन्न क्षेत्रों में थे, उनका पतन होना प्रारंभ हो गया। और क्योंकि
अत्यधिक जनसंख्या जो है शहरों में भी रहा करती थी, अब वो ज्यादा से ज्यादा उनका प्रवास और ज्यादा से ज्यादा उनका गमन जो है वो गांव की ओर होने लगा। और चूंकि गांव में ये सारी की सारी संख्याओं का ट्रांसफर होने लगा, किसानों का ट्रांसफर होने लगा, किसान जाने लगे, तो इसका परिणाम यह हो गया कि चूंकि गांव जो थी वो अत्यधिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आश्रित थी, उसके ऊपर अपना खेती बाड़ी किया करती थी, अपना निर्वाह किया करती थी गांव की जनसंख्या। लेकिन जब गांव से अत्यधिक जनसंख्या का प्रवाह हुआ, शहर से गांव की ओर जनसंख्या का अत्यधिक प्रवाह हुआ, तो इसका परिणाम यह हुआ, क्योंकि भूमि उतनी की उतनी ही थी लेकिन जनसंख्या अब अत्यधिक गांव के ऊपर बढ़ चुकी थी, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव हो चुका था। तो इससे परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी जो थी वो अत्यधिक डगमगाई और उनको भी अपना निर्वाह करने में, अपनी जीविका चलाने में समस्या आने लगी। और इसका परिणाम यह हुआ कि इनको भी अत्यधिक भूखमरी, गरीबी और अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भूमि उतनी ही थी जितना कि पहले, लेकिन अब जनसंख्या का अत्यधिक भूमि की और भूमि के ऊपर दबाव बढ़ गया था। इससे गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। और इससे कहीं ना कहीं जो किसान जो पहले अच्छी स्थिति में थे, अब उनकी स्थिति भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण और प्रतिकूल हो गई। और ये सब कारण था ब्रिटिश द्वारा अपनाई जा रही औद्योगिक नीति के कारण। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है गांधी जी का योगदान। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत की ओर लौटे, तो उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के सत्याग्रह किए गए और उनके जो 3 प्रमुख सत्याग्रह रहे वो काफी फेमस भी हुए, जिसमें कि चंपारण का सत्याग्रह भी रहा, जिसमें कि उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया और किसानों का हक दिलाने का कार्य इनके द्वारा किया गया। और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि अभी तक जिन नेताओं के द्वारा जो भारत में अभी तक स्थिति यह थी कि विभिन्न लोगों को एकजुट करने का कार्य नहीं किया गया था, वह गांधी जी ने किया और विभिन्न वर्गों को, विभिन्न लोगों को जोड़ा। और इसमें खास तौर से किसानों को भी जोड़ा, जो ग्रामीण स्तर से संबंधित ग्रामीण जो लोग हुआ करते थे, ग्रामीण किसानों को जोड़ने का कार्य इनके द्वारा किया गया। और हम सभी पाते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के किसानों को गांधी जी ने एकत्रित किया, उनको जोड़ा, उनको मोटिवेट किया और कृषकों को मोटिवेट और प्रेरणा देकर ब्रिटिश द्वारा जो अपनाई जा रही विभिन्न प्रकार की नीतियां थी, अपने उद्देश्यों की जो पूर्ति की जा रही थी, उनका शोषण के माध्यम से उसके प्रति जागरूक करने का कार्य किया। और इसके माध्यम से हम सभी पाते हैं कि कृषक जो विद्रोह था, जो किसान जो विद्रोह था, उसके पीछे गांधी जी का भी एक प्रमुख योगदान रहा। तो आइए चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, हम लोग जानते हैं कि 1914 से 18 के मध्य पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि इस युद्ध में भारतीयों ने भी ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का साथ दिया, जो कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, विभिन्न देशों में ब्रिटिशर्स की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें एक बड़ी संख्या, कई लाखों की संख्या में भारतीय जो सैनिक थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ विभिन्न देशों में लड़ रहे थे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं यह जरूरी था कि उनके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था और अस्त्र शस्त्र भेजे जाए। और ये सारा खर्चा जो हुआ करता था कहीं ना कहीं भारतीयों की तरफ से भी उठाया जा रहा था और ये सब उठाने का कार्य भारत ने भी किया। तो कहीं ना कहीं भारत से भी एक बड़े पैमाने पर खाद्यान्न जो वस्तुएं हुआ करती थी, खाने की जो वस्तुएं हुआ करती थी, वो भारत से जाया करती थी। और इसके लिए काफी अच्छा खासा धन भी भारत से निर्यात हुआ करता था इसके एवज में। लेकिन हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के लिए तो ये सभी खाने पीने की वस्तुएं जो हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेजों के लिए, उसके साथ ही साथ जो हमारे भारतीय जो विभिन्न देशों में लड़ रहे थे उनके लिए तो गया, लेकिन भारत की स्थिति इसके एवज में, इसके कारण खराब हो गई। क्योंकि अब खाने पीने की समस्या भारतीय जो थे, भारत के जो किसान थे, भारत के जो विभिन्न वर्ग थे, उनके सामने आई। और इसके कारण हम लोग देखते हैं कि चूंकि इसकी एवज में ब्रिटिश सर द्वारा विभिन्न प्रकार की भूराजस्व नीति के माध्यम से अत्यधिक लगान भी वसूला जाता था। और उसका परिणाम यह होता था, क्योंकि अत्यधिक लगान वसूला जाता था, तो उसकी बदले में ब्रिटिशर्स जो हुआ करते थे उनको, उनके द्वारा अत्यधिक भारतीयों को पैसा या नहीं दिया जाता था, केवल अत्यधिक लगान वसूला जाता था। और इसका परिणाम यह होता था कि उनके पास अत्यधिक धन नहीं बचता था, और जिससे कि उनकी जो क्रय शक्ति थी, खरीदने
की सकती थी अन्य चीजों की, उसके मामले में वो पिछड़ जाते थे और इससे कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को, अपने विकास में वो अत्यधिक पैसा खर्च नहीं कर पाते थे और किसानों को भूखमरी, अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है रूस की क्रांति। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो रूस की क्रांति रही, चाहे अन्य देशों की क्रांति रही, कहीं ना कहीं भारतीयों का जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा उसमें और उसको प्रभावित करने का कार्य इन क्रांतियों ने किया। और रूस की क्रांति ने भी जो किसान विद्रोह जो रहा भारत में, उसका प्रचार प्रसार करने में और किसान जो रहे उनके मध्य एक भावना जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो जार का शासन था उसको लेनिन के नेतृत्व में खत्म करने का प्रयास किया गया और खत्म करने का कार्य किया गया। और जिसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि जो किसान थे उनकी स्थिति रूस में भी सही नहीं थी। अत्यधिक जो भूमि हुआ करती थी, वो जो पूंजीपति हुआ करते थे, जो अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, खासतौर से जो ये निरंकुश जो शिक्षाचारी जो शासक हुआ करते थे, वो अपने लिए यूज करते थे, ना कि कृषकों के द्वारा अत्यधिक भूमि का उपयोग किया जाता था। तो इससे कहीं ना कहीं किसान अपनी विकास के लिए, अपनी आजीविका के लिए इन भूमि का उपयोग नहीं कर पाते थे। और इसी का परिणाम यह हुआ कि चूंकि रूस में ऐसी क्रांति हुई और इसके लिए क्रांति हुई, तो कहीं ना कहीं किसानों का एकत्र होना और रूस में जार के जो शासन को खत्म करने का जो प्रयास किया गया, उससे जो प्रभावित हुए वो भारतीय किसान भी प्रभावित हुए। और इसके माध्यम से जो किसान जो विद्रोह हुआ, वो भारत में भी किसान विद्रोह हुआ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किसान जो विद्रोह रहे उसके प्रमुख विद्रोहों का हम लोग देखने का प्रयत्न करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पहला है हमारा सन्यासी विद्रोह। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो किसान विद्रोह है वो विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे थे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो दक्षिण भारत का क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह हो रहा था। तो हम लोग अब देखते हैं कि सन्यासी जो एक विद्रोह था वो प्रमुखतः बंगाल के क्षेत्र में हुआ। और इसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि इसमें जो ये सन्यासी है, ये जो हुआ करते थे, ये मूलतः किसान हुआ करते थे, मूल रूप से किसान हुआ करते थे और धार्मिक भिक्षुक भी हुआ करते थे, अर्थात धार्मिक रूप से भिक्षा भी मांगने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था, लेकिन ये प्रमुख रूप से किसान हुआ करते थे। और इस विद्रोह के अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से बंगाल में जो अकाल पड़ा, ब्रिटिश नीतियों के कारण जो अकाल पड़ा, उसके कारण ही सन्यासी विद्रोह हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके कारण न केवल हिंदू बल्कि मुसलमानों के द्वारा भी इसके माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया। और अमीर जो पूंजीपति जो वर्ग हुआ करते थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे, उनके यहाँ जो भी खाने पीने की वस्तुएं हुआ करती थी, इनके द्वारा लूटा गया। और खास तौर से अगर जरूरत पड़ी तो विभिन्न प्रकार के जो गरीब हुआ करते थे उनमें बांटने का कार्य भी इनके द्वारा किया गया। तो इस विद्रोह में हम लोग देखते हैं कि प्रमुख जो योगदान जो रहा, वो हम लोग पाएंगे कि आनंद मठ जो एक उपन्यास रहा, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास रहा, उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस सन्यासी विद्रोह का वर्णन करने का कार्य अपने उपन्यास आनंद मठ उपन्यास जो रहा उसमें करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। और इसके साथ ही साथ जो तीर्थ यात्राओं पे जो प्रतिबंध लगाए गए ब्रिटिशर्स द्वारा, उसके कारण भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इनके द्वारा किसानों द्वारा विद्रोह करने का कार्य किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा नील विद्रोह। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो नील विद्रोह था वो प्रमुख रूप से बंगाल में घटित हो रहा था। और इसके पीछे जो प्रमुख कारण यह था कि ब्रिटिशर द्वारा, अंग्रेजों द्वारा यूरोप में जो मांग बढ़ रही थी, यूरोप में यह मांग बढ़ रही थी कि अत्यधिक नील का उत्पादन किया जाए। तो उसी का प्रभाव यह रहा कि अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों को भी कहा गया कि आप अत्यधिक नील का उत्पादन करें। और खासतौर से इनके द्वारा बाध्य किया गया कि जो उपजाऊ जो क्षेत्र, जो भूमि है, उसके ऊपर नील उगाया जाए। तो इससे कहीं ना कहीं जो भारतीय थे वो क्रोधित हो उठे, असंतोष उनके अंदर उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो उपजाऊ जो क्षेत्र हुआ करते थे, जिसके ऊपर वो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाया करते थे, उससे कहीं ना कहीं उसकी जो उत्पादकता, उर्वरता है वो खत्म हो जाती थी। और इससे कहीं ना कहीं जो उनको खाने की जो एक समस्या थी, खाद्यान्न की जो समस्या थी, उनको उसका सामना करना पड़ जाता था, क्योंकि विभिन्न प्रकार की आजीविका के लिए ये उन भूमियों पर निर्भर होते थे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि इन सबको लेकर किसानों ने विद्रोह कर दिया। और अंततः हम लोग पाते हैं कि अंततः जो विभिन्न प्रकार के आयोग इसके द्वारा बनाए गए ब्रिटिशर्स
के खिलाफ जब भारतीयों ने विद्रोह किया तो अंततः एक आयोग बनाया गया और फिर अंततः निश्चित किया गया कि नील का उत्पादन जो है, नील को जो उगाया जाना है वो अब नहीं किया जाएगा। ये जो भूमि जो है, जो उर्वर जो भूमि है उनके ऊपर नहीं किया जाएगा, उनको इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और इन सब का वर्णन हम लोग देखते हैं कि दीनबंधु जो मित्र है उन्होंने नील विद्रोह का जो वर्णन है वो खास तौर से अपने ग्रंथ में किया है। तो अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है पावना विद्रोह। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो पावना जो विद्रोह हुआ वो प्रमुखतः बंगाल में हम लोग को देखने को मिलता है। और हम सभी पाते हैं कि किस प्रकार से यह जो विद्रोह था, इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, हम सभी पाएंगे कि किस प्रकार से जो जमींदारों ने जो एक वादा किया था, ब्रिटिशर्स द्वारा जो एक एक्ट पारित किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि जो भी किसान 12 साल से अधिक समय से जिस पर भी वो खेती कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको उनके खेती कर रहे जो क्षेत्र है, भूमि है, उनसे बेदखल नहीं किया जाएगा। लेकिन हम लोग पाते हैं कि द्वारा कृषकों को बेदखल कर दिया गया, किसानों को बेदखल कर दिया गया, जिस पर वो कई सालों से खेती कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ अत्यधिक भू राजस्व की वसूली करने का भी कार्य इनके द्वारा किया गया। और इसके साथ ही साथ पावना विद्रोह में हम लोग यह भी पाते हैं कि जो कृषक थे वो अभी भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो ब्रिटिश सरकार थी उसके प्रति उत्तरदायी थे, उनके प्रति वफादार थे। क्योंकि हम लोग पाते हैं कि उनके द्वारा कहा जाता है कि अभी भी हम लोग महारानी के केवल रैयत और रैयत होना चाहते हैं, अर्थात उनके प्रति इन्होंने अपनी वफादारी दिखाने का कार्य किया। लेकिन वास्तविक रूप से वो यह नहीं समझ पा रहे थे कि जमींदारों ने तो उनका शोषण किया ही, लेकिन वास्तविक रूप से जो उनके मूल जो शोषण करता थे, जिन्होंने उनका शोषण किया, उनकी कृषि को खत्म करने का, उनको समाप्त करने की ओर ले जाने का कार्य जो किया, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जो मूल एक शोषण करता थे उनके द्वारा किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा दक्कन के दंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से दक्कन के दंगे अर्थात दक्षिण भारत में भी विभिन्न प्रकार के विद्रोह हुए, और खास तौर से महाराष्ट्र के जो पुणे और सतारा के जो ये विभिन्न जिले थे उसमें किसानों द्वारा एक व्यापक विद्रोह किया गया। और जो महाजन हुआ करते थे, जो साहूकार हुआ करते थे, उनके घरों पर आक्रमण किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के व्यापारिक जो संस्थान थे खास तौर से उन पर आक्रमण किया गया। और महाजन और साहूकार थे, उनके प्रति किसानों ने कहा कि हम आपके यहाँ कार्य नहीं करेंगे, आपके दुकानों से विभिन्न प्रकार के सामान नहीं खरीदेंगे। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो कार्य जो ये किसान जो उनके यहाँ किया करते थे, चाहे वो नाई धोबी भी हो, उन्होंने इन सभी कार्य को करने से मना कर दिया। और इसके साथ ही साथ जो साहूकार और महाजन जब भी जो किसान हुआ करते थे उनको कर्जा दिया करते थे, उनसे संबंधित जो ये कागज साइन करवाया करते थे, ये विभिन्न प्रकार के जो कागज हुआ करते थे, चाहे बॉन्ड हो, चाहे फरमान हो, चाहे विभिन्न प्रकार के ऋण से संबंधित जो कागज हो, उनको जलाने का कार्य भी इनके द्वारा, इन किसानों के द्वारा किया गया। और हम लोग पाते हैं कि अंततः इस व्यापक हो रहे किसान विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा प्रयत्न किया गया और इसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि इसको दबाया भी गया। लेकिन अंततः दक्कन से संबंधित एक राहत कृषक अधिनियम भी पारित किया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो भी अगर किस कृषक लगान नहीं देगा तो कोई बात नहीं, ना दे, उसको हम लोग किसी प्रकार की सजा नहीं देंगे। और इसके साथ ही साथ थोड़े समय के लिए लगान की वसूली को भी इसके अंतर्गत रोक दिया गया। और अंततः हम लोग ये देखेंगे कि दक्कन के दंगे में जो प्रमुख जो कारण रहा उसमें से प्रमुखतः हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो इंग्लैंड था और अमेरिका था उसके मध्य कपास का भी व्यापार हो रहा था। और जिसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि जब अमेरिका में सिविल वॉर आया, जब गृह युद्ध छिड़ा, अर्थात अमेरिका में जब युद्ध छिड़ा, तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो इंग्लैंड कपास को मंगा रहा था अमेरिका से, अब उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिशर्स द्वारा, इंग्लैंड द्वारा भारतीयों को इसका कार्य दिया गया। तो एक तरफ रैयतों के लिए यह एक अच्छा बात तो था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया, और हम सभी जानते हैं कि जब भी ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेजों द्वारा फसल का उत्पादन करवाया जाता था तो उसमें कहीं ना कहीं लगान भी वसूला जाता था। तो इससे कहीं ना कहीं अत्यधिक लगान भी कपास के लिए वसूला जाने लगा था, भू राजस्व अत्यधिक वसूला जाने लगा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अमेरिका और इंग्लैंड के मध्य जो व्यापार होता था वो दोबारा से प्रारंभ हो गया, अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हो गया। लेकिन अभी भी जो भारत में जो कपास का उत्पादन था और उसके लिए जो भू राजस्व अत्यधिक लिया जाता था उसको समाप्त नहीं किया गया। और इसके साथ ही साथ भारत में जो कपास का उत्पादन किया जा रहा था
और इंग्लैंड में उसको भेजा जा रहा था, वो भी अब खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं आजीविका की और अपने निर्वाह से संबंधित जो भारतीयों की जो समस्या थी, भारतीय किसानों की जो समस्या थी, उसके सामने हम लोग को देखने को मिलती है। और इसका परिणाम यह होता है कि दक्कन में जो किसान थे उनकी स्थिति में खास तौर से हम लोग को परिवर्तन होता हुआ देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा चंपारण कृषक आंदोलन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंपारण कृषक आंदोलन या चंपारण जो जिसमें कि कृषकों द्वारा जो विद्रोह किया गया, उसका जो प्रमुख कारण था वो था 3 कठिया प्रथा। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो भूमि हुआ करती थी, किसानों की जो भूमि हुआ करती थी, उस पर नील के उत्पादन के लिए जो किसान जो हुआ करते थे, भारतीय किसान, उनके ऊपर दबाव दिया गया, उनको बाध्य किया गया कि 3/20 जो भाग है उस पर नील की खेती की जाए। लेकिन हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से इससे कहीं ना कहीं खाद्यान्न की जो एक समस्या है, खाने पीने की जो समस्या है, उसकी जो समस्या है वो कृषकों के सामने देखने को मिलती है। और इसको लेकर ही विरोध ब्रिटिश के खिलाफ कृषकों द्वारा किया गया। और इस मामले को उठाने का कार्य और इसका नेतृत्व करने का कार्य कहीं ना कहीं राजकुमार शुक्ल ने किया। और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से बिहार के पश्चिमोत्तर में स्थित चंपारण में स्थित यह जो एक किसान विद्रोह था, उसके लिए राजकुमार शुक्ल जो कांग्रेस द्वारा अधिवेशन बुलाया जाता था उसमें गए। और उसके अंतर्गत गांधी जी से प्रभावित होकर इनके द्वारा गांधी जी को चंपारण बुलाया गया, ताकि जो किसानों की जो समस्या है, 3 कठिया से संबंधित जो समस्या है, नील किससे संबंधित जो समस्या है, उसको अंग्रेजों के सामने उठाए और विभिन्न समस्याओं को बताए और इसका निराकरण, इसका समाधान करे। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से गांधी जी चंपारण आए और वहां पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के बुद्धिजीवी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विभिन्न वकील और मुजफ्फरपुर के जो विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रोफेसर थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। और इसके अंतर्गत चंपारण में जो कृषकों की जो समस्या थी, किसानों की जो समस्या थी, उसको ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के समक्ष उठाने का कार्य किया और कहा कि जो नील की खेती है उसके लिए यहाँ पर भारतीयों को बाध्य ना किया जाए, 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया जाए। और इन सभी मांगों को लेकर, इन सभी आरोपों को लेकर यहाँ पर ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेजों द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें कि ये सभी किसान और एक तरफ अंग्रेज, ये सभी शामिल थे। और अंततः निर्णय यह लिया गया कि इस 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया जाए और साथ ही साथ भू राजस्व की दर को भी कम किया जाए। तो आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा खेड़ा आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वह यह था कि विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती थी और आपदाओं के आने के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के आने के कारण, उसके बावजूद भी इन अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक लगान की वसूली की जाती थी। और इसी का परिणाम था कि खेड़ा जैसा आंदोलन विभिन्न कृषकों के माध्यम से हम लोग को गुजरात के खेड़ा जिले में देखने को मिलता है। और इसमें भी गांधी जी की एक प्रमुख भूमिका रही। यह द्वितीय सत्याग्रह था, दूसरा सत्याग्रह था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया और किसानों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष उठाया। और अंततः हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो अत्यधिक लगान की दर जो वसूली जा रही थी, अंततः समिति बनाकर, आयोग बनाकर इसकी जांच के माध्यम से अंततः ब्रिटिशर्स ने यह निर्णय लिया, अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि आखिर जो सक्षम हो और जो अपनी इच्छा से लगान देना चाहे ब्रिटिश सरकार को, वह इसके अंतर्गत दे सकता है। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह भी एक प्रकार का किसान विद्रोह था, हम लोग जानते हैं। और इसमें प्रमुख जो नेतृत्व करने का कार्य, किसानों का जो नेतृत्व करने का कार्य किया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इसके साथ ही साथ जो विभिन्न कृषक थे बारदोली के, वो भी इसमें सम्मिलित हुए। और इसके साथ ही साथ गांधी जी भी इसमें सम्मिलित थे। और इसका जो एक प्रमुख कारण था वो कहीं ना कहीं अत्यधिक जो लगान जो वसूला जा रहा था, जो लगभग 30% के आसपास जो वसूला जा रहा था, उसको लेकर यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में विभिन्न किसानों के साथ इसका मुद्दा अंग्रेजों के समक्ष उठाया गया। और अंततः हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बारदोली जो सत्याग्रह है उसमें जो ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने निर्णय लिया कि यह जो भी राजस्व की दर है, जो भी अत्यधिक लगान है, उसको कम किया जाएगा। और अंततः हम लोग देखते हैं कि इसका समाधान होने के बाद जो यहाँ की जो महिलाएं थी, बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने ही सर्वप्रथम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अर्थात जो सरदार यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ की महिलाओं के द्वारा बारदोली सत्याग्रह में ही दिया गया था। तो आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा
अखिल भारतीय किसान सभा। और अखिल भारतीय किसान सभा की यदि हम लोग बात करें तो लखनऊ में सर्वप्रथम इसकी बैठक हुई और जिसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई और इसके महासचिव NG रंगा थे। और इस सभा के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो किसानों की मांग थी उसको उठाने का कार्य, किसानों की घोषणा पत्र जारी करके उठाने का कार्य, किसानों की मांग को उठाने का कार्य यहाँ पर किया गया। और हम लोग पाते हैं कि इसमें यह कहा गया कि जमींदारी जो प्रथा है उसको समाप्त की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जमींदारों के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से कृषक जो थे, भारतीय कृषक जो थे, उनका शोषण किया जाता था, अपने मनमाने ढंग से अत्यधिक लगान वसूला जाता था। और इसी के तहत कहा गया कि जो भू राजस्व की दर है, जो लगान की दर है, उसको 50% कम किया जाए। और इसके साथ ही साथ जो साहूकार हुआ करते थे उनको लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि जब भी एक कृषक उनके पास ब्याज लेने जाया करता था तो अपने मनमाने ढंग से, अपने मन से तय की गई राशि के आधार पर ब्याज देने का कार्य किया जाता था, जो कि अत्यधिक हुआ करता था। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर साहूकारों को लाइसेंस दिया जाए। और इसके साथ ही साथ इस घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि कृषक जो भी फसल उत्पादन करते हैं अपने खेतों के माध्यम से या खेती के माध्यम से, तो उसका एक उचित मूल्य और जो जायज मूल्य है वो दिया जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा तेभागा आंदोलन। और तेभागा आंदोलन की यदि हम लोग बात करें तो तेभागा का मतलब ही यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि बटाईदार जो एक व्यवस्था है उसके अंतर्गत एक भूमि का मालिक होता है और उस भूमि के ऊपर कोई अन्य किसान काम करने वाला कार्य होता है। तो जो भी किसान एक कृषक द्वारा उस भूमि पर, दूसरे मालिक की भूमि पर खेती करके उगाया जाता है, उत्पादित किया जाता है फसल का, तो कुछ ना कुछ हिस्सा वह उस मालिक को देता है जिसकी वह भूमि होती है। तो इसी को हम लोग बटाईदार व्यवस्था कहते हैं। और यही बटाईदार जो व्यवस्था थी वह तेभागा आंदोलन की एक प्रमुख कारण थी। इसमें कृषकों द्वारा यह मांग उठाई गई कि हमें लगभग 2/3 जो हिस्सा होता था उत्पादन किए हुए फसल का, वो हमें दिया जाए। और इसी मांग को लेकर अंग्रेजों के समक्ष इन्होंने यह मांग उठाई और इसका जो प्रमुख जो कारण रहा तेभागा आंदोलन का, यही एक प्रमुख कारण था। और ये तेभागा जो आंदोलन रहा वो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में फैला। और खास तौर से तेभागा जो क्षेत्र था जहां इसका प्रचार प्रसार हुआ, उसमें से 28 में से कम लगभग 15 जिलों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। और इसके साथ ही साथ जो किसानों की संख्या थी वो कई लाखों में, लगभग 50 से 60 लाखों में इसकी संख्या थी। तो इससे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कृषक विद्रोह ने भी ब्रिटिशों की नाक में दम कर दिया था और ब्रिटिशर्स को प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान करने का कार्य, दबाव देने का कार्य इसके माध्यम से किया गया। और हम लोग पाते हैं कि तेभागा आंदोलन को ब्रिटिशर्स द्वारा दबाया गया, उसका निराकरण, उसका समाधान किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा तेलंगाना कृषक विद्रोह। और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो हैदराबाद, जो कि निजामों द्वारा शासित जो क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर तेलंगाना कृषक विद्रोह प्रमुख रूप से हम लोग को देखने को मिलता है। और इसकी जो मूल जो ये समस्या थी, इसमें यह थी कि ब्रिटिशर द्वारा, अंग्रेजों द्वारा जो भी अनाज जो भारतीय कृषकों द्वारा, तेलंगाना कृषक जो किसान थे उनके द्वारा जो उपजाया जाता था उसका उचित मूल्य नहीं दिया जाता था, बल्कि जबरन अपने अनुसार तय की गई जो राशि हुआ करती थी, जो पैसा हुआ करता था, जबरन उनसे उन दामों पर यह अनाज जो हुआ करते थे, जो कृषकों द्वारा उत्पादित किया जाता था, उसको वसूलने का कार्य किया जाता था। और इसी का परिणाम यह हुआ कि कृषकों ने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने, वहां के स्थानीय पुलिस ने, वहां के जमींदारों ने प्रयास किया और कृषकों का दमन इनके द्वारा किया गया। और इसके साथ ही साथ यह घंघोर विद्रोह तब और हो उठा जब कुमारैया, जो कि एक किसानों से संबंधित नेता थे, किसानों से संबंधित थे, उनकी जब हत्या कर दी गई और यह कृषक विद्रोह और भी भयावह और खतरनाक हो उठा। और हम लोग देखते हैं कि यह जो विद्रोह था, इसमें जो प्रमुखतया जो पद्धति अपनाई गई, आक्रमण करने के जो तरीका अपनाया गया, वो गोरिल्ला युद्ध और छापामार युद्ध हम लोग को देखने को मिलता है। और यह आधुनिक भारत में एक प्रकार का और लंबे समय तक चलने वाला एक नए प्रकार का छापामार युद्ध और गोरिल्ला युद्ध देखने को मिलता है। और यह जो तेलंगाना कृषक विद्रोह था, इसकी जो उपज है, यह जो असंतोष है जो कृषकों के मध्य उठा था, यह द्वितीय विश्व युद्ध से ही उठ रहा था। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात तक, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी देखने को मिला। चलिए देखते हैं हमारे अंतिम और नेक्स्ट पॉइंट को, वो है मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह की हम लोग बात करें तो केरल का जो मालाबार का जो क्षेत्र था, वहां पर हम लोग को मोपला विद्रोह देखने को मिलता है। और हम लोग पाते हैं
कि इसका भी कहीं ना कहीं कारण जो कृषक जो थे केरल के, उनके मध्य उनके अंदर जो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो आर्थिक असंतोष था, और ये आर्थिक असंतोष यह था कि ब्रिटिशर्स द्वारा भूमि का किराया अत्यधिक लिया जाता था, जिस पर वो खेती करते थे, और इसके साथ ही साथ अन्य प्रकार के और नए प्रकार के लगान भी लिए जाते थे, जिसके प्रकार से मोपला विद्रोह हम लोग को केरल में देखने को मिलता है। और यह जो विद्रोह था वो जमींदारों के प्रति विद्रोह था, और हम लोग पाते हैं यहाँ पर मोपला जो हुआ करते थे वो हिंदू हुआ करते थे, और जो जमींदार हुआ करते थे जो यहाँ पर जो मोपला हुआ करते थे वो हम लोग को देखने को मिलता है कि वह एक मुस्लिम हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे वो हिंदू हुआ करते थे। तो इन दोनों के मध्य यह विद्रोह देखने को मिलता है, और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से इस विद्रोह में चूंकि हिंदू मुसलमान दोनों ही शामिल थे, तो इस विद्रोह को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगा देने का प्रयत्न ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया, और इसके मामले में वे सफल भी हुए। और अंततः हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से मोपला जो विद्रोह हुआ वो भी एक किसान विद्रोह का परिणाम था। तो ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।